जब मेरी बेटी ने उस दोपहर मुझसे कहा कि अब आप इस घर से चले जाइए, तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो वो सोच भी नहीं सकती थी, मैंने पहले ही एक ऐसा फोन कॉल कर लिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम है सविता शर्मा और मेरी उम्र है 58 साल। मैं गुड़गांव की एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। 9 साल पहले मेरे पति राजीव रंजन का देहांत हो गया था। मैं वो माँ हूँ जो ये मानती रहे कि कुर्बानी ही मातृत्व की भाषा है। मैं समझती थी कि सहयोग कहाँ खत्म होता है और लाड प्यार कहाँ शुरू होता है। बहुत सी बातें गलत समझी, लेकिन एक बात बस सही थी। कभी कभी जिनके लिए आप सबसे ज्यादा खून पसीना बहाते हैं, वही उसे अपना एक हक मान बैठते हैं। ये सब एक मंगलवार से शुरू हुआ। मार्च का महीना था। सुबह के करीब 11:15 बजे थे। मैं चाय खत्म कर कर अखबार का संपादकीय पढ़ रही थी, तभी मोबाइल बजा। नाम उभरा, प्रिया। जी हाँ, मेरी पहली संतान। उसके नाम पर आज भी दिल धड़कन छोड़ देता है। माँ, आप आ सकती हैं क्या? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज जरा सी ज्यादा ही सहज थी उस दिन। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है, उसने कहा। उसने बहुत जल्दी से कहा, बस आप आ जाइए, हम घर पर ही हैं। सुशांत लोग सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर हैं। मैं निकल पड़ी, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते खुद को कहानियां सुनाती रही। शायद रोहित, जो उसका पति था, मुझे लगा शायद उसको कोई स्थायी नौकरी का ऑफर मिल गया। शायद अब वे ईएमआई अपने नाम से भरने को तैयार हो। शायद वे बिजली, पानी या माली का बिल अपने जिम्मे लेने वाले हों, क्योंकि 4 बेडरूम वाला फ्लोर बाहर से चमक रहा था। और क्रीम रंग की जो पेंटिंग प्रिया की पसंद थी, मैंने अपने पैसे ही से ही करवाए थे। और वो सजी हुई हज मालिका RS 800 महीना नया मॉड्यूलर किचन, चिमनी से लेकर फ्रिज तक मैंने ही खरीदा था। जब छत टपकी, ठेकेदार को मैंने पैसे दिए। जब आरव ने 7वें जन्मदिन पर साइकिल मांगी, हेलमेट और घुटना कवच मैंने खरीदा। जब अनाया प्ले स्कूल गई, उसकी फीस मैंने भरी। और ये सोचते सोचते जब मैं दरवाजे पे पहुंची तो मैंने घंटी बजाई। प्रिया हमेशा कहती थी कि चाबी इस्तेमाल करूं, पर डीड पर मेरा नाम होने के बावजूद मैं उसी सीमा का सम्मान करती हूँ। दरवाजा रोहित ने खोला। आमतौर पर वो बहुत ही गर्मजोशी से मिलता था। आज नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ तो बात थी। बड़े ही दबे स्वर में उसने कहा, आइए माँ। प्रिया अंदर है। प्रिया लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी, वही महंगा सोफा जो मैंने खरीद कर दिया था उसे। मैंने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा, ऊपर खेल रहे हैं। मैंने खिड़की के पास वाले कुर्सी पर जगह ली। प्रिया ने गहरी सांस ली। माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। वो शब्द हमेशा हमारे बीच मंडराता रहता था। घर? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा ये कि अब धीरे धीरे ईएमआई आप लोग संभाल सकते हो। अच्छा है। शायद इस महीने बिजली और इंटरनेट आप भर दो, फिर अगले महीने माली वो हम नहीं चाहते। उसने बीच में कहा। उसका हम मेरे दिल पर पत्थर सा गिरा। रोहित आकर उसके पास बैठ गया। हमें लगता है कि मौजूदा इंतजाम किसी के लिए अच्छा नहीं है, प्रिया बोली। अजीब लगता है जब हमारी माँ ही घर की मालिक हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार हैं। ये स्वस्थ नहीं है। मैं चुप रही। तो हमने तय किया, उसने कहा कि आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर करनी चाहिए, पूरी तरह, गिफ्ट डीड। अब आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं। बस घर हमारे हवाले कर दीजिए और पीछे हट जाइए। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई। माफ करना, मैंने धीरे से कहा। तुम चाहती हो कि मैं 1 करोड़ का घर? माँ, इसे पैसों की नजर से मत देखो, उसने काटते हुए कहा। यह हमारी इज्जत का मामला है। हम अपना घर चाहते हैं, उधार का नहीं। आप वैसे भी ईएमआई भर रही हो ना, तो बस रुक जाइए। आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा, मैंने कहा। मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। मैंने पीएफ तोड़ दिया है अपना।
अपने मकान पर लोन लिया, नानी के गहने बेचे, ये घर ही मेरा सुरक्षा है। मम्मा आपके पास पेंशन है, अपना मकान है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, प्रिया बोली। फिर रोहित धीरे से बोला, गिफ्ट डीड से अब सब आसान हो जाएगा, टैक्स, स्कूल फॉर्म, अब हमें आपके लिए थोड़ा सा बहुत महीने का भी अलग से हम रख दे सकते हैं। माँ नॉट हार्टलेस, वही शब्द मेरे कानों में चुभ गए। प्रिया, मैंने कहा जब तुम और रोहित लोन नहीं ले पाए तब कौन आ गया? मैंने धन्यवाद नहीं मांगा, लेकिन इज्जत की उम्मीद थी। जो तुम मांग रही हो वो इज्जत नहीं है, ये चोरी है। उसका चेहरा कठोर हो गया ये सुनते ही। ड्रामे मत कीजिए। मैं कड़वी हंसी हंसी। ड्रामा? मैं 3 साल से देख रही। और RS 25 लाख डाउन पेमेंट, छत की मरम्मत, फर्नीचर, पेंटिंग, बच्चों की फीस, साइकिल का खर्चा। क्या तुम जानती हो कि कितनी बार मैंने सस्ती सब्जी खरीदी ताकि तुम्हारे मालिक की तनख्वाह निकल सके? मैं प्यार को रुपये में नहीं माप रही, मैं बता रही हूँ कि किसकी कीमत क्या थी। वो आपकी चॉइस थी माँ, उसने कहा, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं मैंने उससे ये सिखा दिया कि ये मेरा प्यार का नल है, जिसे वह मन चाहे खोल सकती है। तो ठीक है, तुम ही बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैंने पूछा। रोहित ने फाइल टेबल से उठाई और मेरी ओर सरका दी। मोटा कागज, वकील की मुहर। हम वकील हम वकील से मिले हैं, प्रिया बोली, गिफ्ट डीड के साथ। सीधा साधा, बस कल ही रजिस्ट्री हो सकती है। मैंने कागज देखा। ऊपर मोटे अक्षरों में मेरा नाम सविता शर्मा, नीचे धर्राए और शर्तें। सबका बस एक ही मतलब, दे दो। मैंने फाइल वापस रख दी। मैं आज ये साइन नहीं करूंगी। ये सुनते प्रिया का चेहरा लाल हो गया। क्यों? क्यों आप सब बिगाड़ रही हैं? हम तो बस स्वस्थ दूरी चाहते हैं। तुम मेरी दूरी मिटाने की बात कर रही हो, मैंने कहा। माँ बाप हमेशा कहते हैं कि परिवार विश्वास होता है, हम पे भरोसा कीजिए माँ, ये सब छोड़ दीजिए। उसने कहा। मैंने भरोसा किया था, मैंने कहा था, तभी तो तुम इस घर में हो। चुप्पी छा गई। ऊपर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, आरव की हंसी, अनाया कुछ चिल्ला रही थी। उस मासूमियत ने मेरे दिल को छेद दिया। मैं उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। प्रिया चौकी, तो आप साइन कर देंगी? मैंने कहा, सोचूंगी। कल वकील को टाइम दिया है, देर मत कीजिएगा, उसने ठंडेपन से कहा। देर नहीं होगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बाहर शाम उतर रही थी। ड्राइवर करते हुए मैंने खुद से कहा, अब खेल उनके हिसाब से नहीं चलेगा। रात को घर पहुंची, कुर्ता बदला, डायरी खोली, लिखा EMI रुकनी है, नेहा को कॉल करना है, याद रखना है मैं कौन हूं। फोन फिर चमका, प्रिया का संदेश, जिद मत कीजिए माँ, अगर सच में हमें प्यार करती हैं तो साबित कीजिए। मैंने जवाब नहीं दिया, लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेटी और अंधेरे में धीरे से कहा, ठीक है। उसे लगता था कि यह समर्पण है, उसे क्या पता है कि मेरा प्रतिशोध की शुरुआत है। सुबह हवा ज्यादा साफ लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ धुंधला सा। मैंने अलार्म से पहले से आंखें खोल दी। केतली चढ़ाई, चाय उबली और मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने ही शहर को धीरे धीरे जागते देख रही थी। जैसे कोई ऐसा फैसला लेने जा रही हूं जो मेरे पुराने नाम, पुरानी आदतों और पुराने डर, तीनों को मेरे से नाता तोड़ देगा। सुबह के 8 बजे नेहा कपूर पहुंची। वही नेहा जिसने 15 साल पहले मेरा छोटा सा फ्लैट दिलाया था, जिसकी एक आदत मुझे हमेशा सुकून देती है, वो सुनती जरूर है पर तरस नहीं खाती। उसने मेरे सामने डायरी खोली, खाली फाउंटेन पेन से तारीख लिखी और बोली, सविता जी, सबसे पहले कानूनी रूप से ये घर आपका है। किराएदार की कोई लिखित करार नहीं है, बस पारिवारिक निवास है। आप बेचना चाहे तो कभी भी बेच सकती हैं, नोटिस नियम के हिसाब से देना होगा। मैंने सिर हिलाया। कीमत पिछले महीने वाली सेल्स के हिसाब से 1 से लेके 1:20 के बीच। कंडीशन अच्छी है, लोकेशन बढ़िया, अगर आप 3 हफ्ते भी दिए तो ऑफर लाइन में लगेगी। उसने मेरी आंखों में देखा, क्या आपका दिल तैयार है? दिल को ही तो तैयार होना है, मैंने कहा। उन्हें ये दिल ही मुझे बरसों तक खींचता रहेगा। मैंने कुछ और नोट्स लिए,
कब तक की टाइमलाइन ठीक लगेगी? तस्वीरें कब लेनी है बताइए? किन दस्तावेजों की प्रतिक्रिया चाहिए? वह उठी तो जैसे ही कमरे में धुंध थोड़ी उतर गई हो, दरवाजे पर उसने धीमे से कहा, एक बात इमोशन अलग पेज पे रखिएगा, जो सही है वही कीजिएगा। उसके जाने के 10 मिनट बाद प्रिया का मैसेज आया, माँ 11 बजे रजिस्ट्रार पहुंच रहा है, वही वकील बुक कर चुके हैं। डोंट क्रिएट ड्रामा माँ। ड्रामा शब्द वही पुरानी ठंडक थी। मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, पर दिल का एक हिस्सा पुरानी आदत से बोला, पहले जाकर समझा दो, शायद सुलह हो जाए। फिर दूसरे हिस्से ने कहा, सुलह तो तब होगी जब सामने वाला सुनना चाहे। मैंने कहा, आखिरी बार घर देखी, घड़ी देखी और तय किया कि मैं जाऊंगी, लेकिन मनाने नहीं, समझने की आखिरी प्रयास के लिए। और उसके बाद जो होगा वो नेहा की डायरी वाले पन्नों के मुताबिक ही होगा। करीब 10:30 बजे मैंने सुशांत लोग के गेट पर थी। गार्ड ने हमेशा की तरह सलाम किया। मैंने दरवाजा की घंटी बजाई। रोहित ने खोला। चेहरा पे थका हुआ सा था, आंखों में नीचे हल्के उसने स्वर में बोला, आइए माँ। उसने औपचारिक मुस्कान दी। लिविंग रूम में प्रिया खामोश बैठी थी। सामने टेबल पर वही मोटी फाइल, ऊपर बच्चों की दौड़ने की आहट, हर किसी कार्टून के डायलॉग चिल्ला रहा था, अनाया खिलखिला रही थी। मैं उसी हंसी से ताकत लेती हुई यह जानकर कि बच्चों की दुनिया गंदगी अब सब मालूम नहीं कर पाएंगी, मैं एक बार फिर कहूंगी। मैं शांत स्वर में कहा, गिफ्ट डीड मैं आज साइन नहीं करूंगी और ना ही कल। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान जो कोमल दिखती थी, पर त्वचा ही त्वचा होती है, भीतर कुछ नहीं। तो फिर अब आ ही क्यों है माँ? ये बताने की बात पैसों की नहीं, मर्यादा की है। मैंने कहा, तुम लोग घर संभालना चाहते हो तो ईएमआई अपने नाम से लो, धीरे धीरे बिल उठाओ, लेकिन मुझसे मत कहो कि मैं अपनी आखिरी सुरक्षा की भी गारंटी भी छोड़ दूं। उसने चुटकी बजाई। माँ प्लीज, आप हमेशा सैक्रिफाइसेस का हिसाब रखना छोड़ दो। अरे हम अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं, और आप अपने कंट्रोल के लिए वो झुकी भूली अगर आप कर देती हैं तो इसके लिए आपको क्या जाता है? कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक सीधे दरवाजे पे आ जाएगा। आप क्या चाहती हैं कि आपकी नाती नतनी सड़क पर हो? ये बातें सुनते ही मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और मैंने वसीयत बनाई और कंट्रोल शब्द में कहा कि तुम्हारे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता प्रिया, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंट्रोल मैंने नहीं, तुम्हारे खर्चों ने रखा है। रोहित ने हवा में हाथ हिलाया जैसे कि दो ध्रुवों के बीच धागा ढूंढ रहा हो। माँ, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, गिफ्ट डीड से सब साफ हो जाएगा। बाद में मैं रिफाइनेंसेस करा लूंगा। बाद में मैंने दोहराया वो शब्द जो कभी नहीं आता। कमरे में पंखा बज रहा था। दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। किसी और घर में वही दौड़ घड़ी होती थी तो परिवारों के साथ रहती है। उसकी यह हर टिक टिक हमें अलग कर रही थी। मैंने धीमे से कहा, 3 साल में RS 72 लाख की EMI और RS 25 लाख डाउन पेमेंट, छत पेमेंट, फर्नीचर, मालिक, कुल मिलाकर ₹&B 95 लाख में ये कर्ज तुम्हें नहीं सुना रही, बस याद दिला रही हूँ। तुमने जो दिखाया कहती है ना, वो ये मेरी हड्डियों के मजदूर है, उसी के लिए बता रही हूँ। प्रिया के चेहरे पे वही पुराना तिरस्कार लौट आया। ये आपकी पसंद थी माँ, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। और उसी क्षण मुझे लगा कि मैंने उससे बहस नहीं कर रही थी, मैं अपने पुराने स्वरूप से बहस कर रही हूँ, जो हर कठिनाई के ऊपर कहता था कि मैं ठीक कर लूंगी। मैंने हैंडबैग उठाया। अच्छा, एक अंतिम बात, मैं आज बैंक को ना ऑटो डेबिट रोकने को बोलूंगी। ये बात सुनते ही रोहित उछल गया। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने पूछा। तुम लोग बड़े हो, डिग्निटी चाहिए तो जिम्मेदारी भी चाहिए ना। ये बात सुनते ही प्रिया खड़ी हो गई। उसकी देह भाषा बदल गई और एक तीखी रेखा जैसे कोई दरवाजा अंदर से बंद होता है ना, बस उसने तुरंत कहा, अब बहुत हो गया गिल्ट, बहुत हो गया गिल्ट ट्रिप माँ। आप साइन करेंगी या अभी करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए वकील इंतजार कर रहे हैं। मैंने साइन नहीं करूंगी, मैंने ये कहा। उसने फाइल उठाकर मेरे सामने उछाल दी। कागज फर्श पर फिसलते हुए बिखर गए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे और नहीं आपके भीख पर हम जी रहे, उसने डांट कर कहा। आपने जो किया अपने लिए किया, अब हमारा एक काम ये भी कर दीजिए। मैंने धीमे से पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? कि मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूं और मैं सड़क पे आ जाऊं? मैं अपनी सुरक्षा गारंटी तुम लोगों को समर्पित कर दूं? उसने दोनों हाथों से मुझे धक्का दिया।
सब कुछ एक साथ हुआ। मेरी एड़ी का संतुलन बिगड़ा, पीठ पीछे टेबल की तीर धार पर लगी कांच का शोपीस खनक कर गिरा। फिर दूसरा धक्का, ज्यादा जोर से। इस बार मेरे सीधे फर्श पर मैं गिरी। सिर ने लकड़ी पर एक बेमल आवाज थी। थक और पूरी दुनिया 2 पल के लिए सफेद रोशनी में बदल गई। मां, रोहित कहते हुए चीखा और मेरी तरफ बढ़ा। वो झुककर मुझे उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। अब ठीक है ना मां? सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने हथेली से सिर छुआ, उंगलियां गोली। खोपड़ी के पीछे गर्मी के एक छोटा सा ज्वालामुखी, मुंह में लोहे का स्वाद। मैंने रोहित का कंधा पकड़ा, खुद को बिठाया। टीवी कैबिनेट के कांच में मेरी परछाई बोली। मैं रक्त की पतली लकीर मेरे सांस से ऊपर हो गई, जैसे फेफड़ों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। ऊपर से आरव की आवाज आई, पापा, और फिर चुप्पी। सेकंड भर में बच्चों का स्वाभाविक फैसला, जैसे बड़े लोग कभी कभी भूकंप की तरह बात करते हैं। उन्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। प्रिया मेरे ऊपर खड़ी थी, आंखें तेज लाल। उठिए, उसने कहा, और जाइए, हम अभी ये तमाशा और नहीं करना चाहते हैं। बच्चे नीचे आ गए। रोहित उसकी ओर पलट कर भड़क गया। प्रिया, ये क्या कह रही हो? माफी मांगो मां से। तुम चुप रहो। प्रिया ने बीच में उसकी बात काट दी। हमें अपनी जिंदगी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। ये पुराने जनरेशन की गिल्ट नहीं। मां आप इसे चोरी कहती हैं? बढ़िया, तो मैं यही कहती हूँ। ठीक है, हम चोरी कर रहे हैं। आपका हर भुगतान कंट्रोल था। आप कृपया करके, जरूरत नहीं चाहिए अब आपके भुगतान हमें। मैं ये सारा खर्चा अपने धीरे धीरे उठा लूंगी। घुटनों में गुस्सा और अपमान दोनों के साथ साथ धड़क रहे थे। रोहित ने मेरा हाथ थामा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं जा सकती हूँ। मेरे कदम भारी थे, पर थमे नहीं। दरवाजे तक पहुंची तो प्रिया की आवाज पीछे से तनी हुई आई। हाँ, और अब बिना बताए मत आइएगा, यह घर अब हमारा है। मैंने मुड़कर उसे देखा। चेहरे पर नक्श वही, जो छोटी सी उम्र में डर लगने पर मेरे दुपट्टे में मुंह छुपा लेती थी। अब वही मुझे पराया कर रहा था। मैं मुस्कुराई, वही मुस्कान जो कि जीतने वाला पहनता था और न हारने वाला नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। बाहर धूप बहुत तिरछी थी। गेट की ओर चलते समय मैं अपनी चाल सीधी रखी, एक भी कदम लड़खड़ाई नहीं। गार्ड ने चौंक कर देखा। शायद मेरे बालों में लाल लकीर दिख गई उसे। मैंने नजरें नहीं मिलाई गार्ड से। जैसे तैसे कार तक पहुंची, ड्राइवर सीट पर बैठी। शीशे में अपने को देखा। ये चेहरा दर्द से नहीं, निर्णय से बदल रहा था। घर लौटते वक्त ट्रैफिक सिग्नल ने मुझे 10-10 सेकंड दिए और हर 10 सेकंड में भीतर एक पुराना धागा टूटता गया। वो धागा जो मुझे माँ होने के कर्तव्य कहकर अपने खिलाफ खड़ा कर देता था। फ्लैट में दाखिल हुए सबसे पहले बाथरूम गई, पानी से बालों की लकीर धोई, डेटोल लगाया। आज जलन हुई तो आंखें बंद अपनी आप को भिगो ली। आईने में गाल पर नीला बैगनी उभर आया। मैंने हथेली टटोले, उस पर तौलिया रखकर जैसे तैसे टेबल तक पहुंची। कुर्सी खींचकर बैठी और इतना गहरा सांस लिया कि पसलियों ने आवाज की। बाहर किसी आंगन में प्रेशर कुकर फिर सीटी दे रहा था। शहर अपनी दिनचर्या में था। मेरा घर पहली बार अपनी तरफ हो रहा था। मेरी डायरी टेबल पर खुली पड़ी थी। कल की लिखावट, ताज़ा ईएमआई रोकनी है, नेहा को कॉल करना है, याद रखना कि मैं कौन हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह आने लगी। और फिर मैंने पेन उठाया, नीचे नई पंक्तियां खींची और लिखा। अभी भी फोन उठाया, स्क्रीन पर अनगिनत नोटिफिकेशन झिलमिलाए। प्रिया के संदेश, रोहित के मिस कॉल। मैंने सब पर उंगली नहीं फेरी। कॉन्टैक्ट्स खोले, बैंक कॉल बटन दबाने से सबसे पहले मेरी आखिरी बार खिड़की बाहर से देखा। पेड़ बिल्कुल स्थिर था, जैसे कि हवा सुन रही हो, मेरे भीतर की कांपन रूह जैसे चुका रही हो। मैं नंबर डायल किया और लाइन जुड़ी। कहीं दूर तक विनम्र अभ्यास वही आवाज सुनाई दी। नमस्ते, आप बैंक हेल्पलाइन से बात कर रही हैं। मैंने आंखें बंद की और शांत शब्दों में कहा, मुझे अपने खाते से ऑटो डेबिट तुरंत बंद करवाना है। और उसी क्षण मुझे पता था कि यह कहानी मेरी लिखी हुई है। आगे जो होगा वो मेरी शर्तों पर होगा। प्रिया ने कहा था ना कि जाइए। मैंने कहा था, ठीक है। ठीक है का मतलब है कि अब बस बहुत हुआ। उस सुबह जब मैं बैंक ऑटो डेबिट बंद करवाया तो नींद खुद ब खुद खुल गई। बरसों से मेरी सुबह एक ही क्रम का रहा था, चाय, अखबार और दिमाग में घड़ी हुई ईएमआई की तिथियां, जैसे ये कोई धार्मिक अनुष्ठान हो। लेकिन आज वो सारा क्रम टूट गया। कोई बैंक मेरे खाते से चुपचाप हिस्सा नहीं काटेगा। कोई मशीन मेरी कुर्बानी की डेबिट की लाइन दर्ज नहीं करेगी। आज मुझे रसोई अलग महसूस हो रही थी। चाय का प्याला आज हाथ में भारी लगा, मगर हाथ कांपे नहीं। ये शांति नहीं थी, ये कुछ और भी था।
कुछ नुकीला जैसे मयान से तलवार खींच ली हो। मैंने पुरानी कॉपी निकाली और गिनती शुरू की। किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। ईएमआई ₹72 लाख 3 सालों में, डाउन पेमेंट रजिस्ट्रेशन ₹252 लाख, छत पर मरम्मत और 8 लाख, किचन उपकरण और ₹6 लाख, फर्नीचर और बागबानी पर ₹7 लाख, स्कूल फीस, मेडिकल बिल, इमरजेंसी करीब करीब 10-12 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए सारे मैंने कागज पर लिख डाले और नींब दबाते पन्ना को फाड़ दिया। और सिर्फ वो पैसे नहीं थे, वो 40 लाख की मेहनत थी। चौंक से भरी क्लासरूम, देर तक कॉपियां जांचना, अपनी इच्छाओं को निगल जाना ताकि बेटी कभी भूखा ना देखे। मेरे पति राजीव की पीएफ थी, मेरी मां के गहने थे, मेरे बुढ़ापे की जमा पूंजी थी, और वो सब बह गया उस घर में जहां से मुझे धक्के देकर बाहर निकाला गया। मेरी आंखें डबडबा गई और मैंने वो कॉपी बंद कर दी। सिर में हल्का सा दर्द महसूस कर रही थी। सुबह 9 बजे मोबाइल फिर बजा। प्रिया का नाम मैंने नहीं उठाया। फिर व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, माँ आप सचमुच में ईएमआई रुकने की जिद कर रही हैं? आप हमें बर्बाद कर देंगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दूसरा मैसेज, अगर आपको आरव और अनाया की फिक्र है तो आप ऐसा कभी नहीं करती। मेरा गुस्सा फ़ोन की दीवार पर फेंक देना चाहता था। फिर मैंने टाइप किया, अगर तुम्हें आरव और अनाया की फिक्र होती तो तुम अपनी माँ को फर्श पर नहीं फेंकती। लेकिन सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रिया सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस मोड़ने के लिए तैयार थी। दोपहर तक रोहित भी आ गया। आंखों के नीचे थकान, हाथ में मिठाई का डिब्बा, जैसे मिठास से कल की चोट मिट जाएगी। माँ, उसने धीमे स्वर में कहा, देखिए कल जो हुआ प्लीज उसको दिल पे मत लीजिएगा। प्रिया नाराज थी। उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया। उसने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया। देखिए मैं उसी तरफ से माफी मांगता हूँ। रोहित, मेरी आवाज बर्फ की तरह सपाट थी। वो नाराजगी से नहीं होती, वो हिंसा होती है। उससे चेहरा झुक गया। मुझे पता है, मैंने कहा भी है, गलत किया। लेकिन माँ, बच्चों की सजा मत बनाइए, ईएमआई मत रुकिए। हम अब और अच्छे से संभालेंगे, वादा करता हूँ। वादा मैंने दोहराया। जैसे ये वादा की नौकरी की लगती है, भुगतान तुम लोग संभालोगे। जैसे वो वादा की माली और स्कूल फीस अब अस्थायी हो जाएगी। अरे कितने वादे चाहिए इससे पहले कि मेरे कमर टूट जाए। उसके पास जवाब नहीं था। मिठाई का डब्बा वहीं रखकर वो बिना चाय पिए चला गया। शाम होते होते थे मैंने नेहा को फोन किया। घर लिस्ट कर दो, मैंने कहा, कागजात शुरू कर दो। क्या आप आने वाले तूफान के लिए तैयार है? उसने पूछा। तूफान? मैं तो कल ही खड़ी थी, मैंने कहा। अब बस उससे बाहर निकल रही। लेकिन अगली सुबह तूफान खुद मेरे दरवाजे पर आ पहुंचा। सुबह 8 बजे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। न प्रिया न रोहित, बल्कि एक नौजवान सिले सुलाई सूट में, हाथ में ब्रीफकेस लिए। उसने कहा, मिस्टर शर्मा? मुस्कुराते हुए अंदाज में उसने पूछा। मैं आदित्य मल्होत्रा, आपके दामाद और बेटी का वकील हूं। एक आवश्यक दस्तावेज है, परिवार की वित्तीय व्यवस्था को लेकर आपसे बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आने को तो मन नहीं था उसको, पर जिज्ञासा भारी पड़ी ही थी। वो मेरे डाइनिंग टेबल पर कागज फैलाने लगा, वही टेबल जिस पर प्रिया कभी होमवर्क किया करती थी। मैं दाल चढ़ाकर कॉपियां जांच करा करती थी। यह उसने बहुत सहजता से कहा। एक एडेंडम है, बस एक एहतियात के तौर पर, ताकि परिवार की स्थिरता बनी रहे। मैंने शीर्षक पढ़ा, पारिवारिक संपत्ति का खुलासा, उस पर उत्तराधिकार ढांचा। साधारण भाषा में वो चाहते थे कि मैं अपनी हर छुपी हुई जमा पूंजी घोषित कर दूं। राजीव की मृत्यु, सेटलमेंट, सेविंग अकाउंट्स का सब कुछ। आदित्य ने सिग्नेचर लाइन पर उंगली रखी। देखिए मैडम, आपकी बेटी ने साइन कर दिया है, बस आपकी औपचारिकता और फॉर्मेलिटीज रह गई है। प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। कागज पर प्रिया की जल्दबाजी की हुई वो लिखावट थी, जिसमें उसने रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर किया था। उसने पढ़ा तक नहीं होगा। ये देखते मेरा गला सूख रहा था। मैं झुक कर टेबल पर दोनों हथेलियां टिकाई, धीरे से कहा, अपने क्लाइंट्स को बताइएगा, मैं बिना अपने वकील से कुछ साइन नहीं करती। इंतजार करना होगा आपको। ये सुनते ही वो चौंक गया। पर कब तक आपको मिलेगा? मैंने काट कर कहा, देखिए जब तक मैं दूंगी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया, कागज समेटे और चला गया। दरवाजा बंद होती मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब यह सिर्फ लालच नहीं था,
अब ये बेचैनी थी, प्रिया ने शायद राजीव को सेटलमेंट का इशारा किया होगा और रोहित कुत्ते की तरह सुनते ही सीधे उस पर टूट पड़ा। मैंने तुरंत नेहा को फोन लगाया। मैंने उससे कहा कि एक नकली दस्तावेज बनाओ, कुछ ऐसा लगे जैसे असली, दिखाओ कि बस अब 15 से 20 लाख ही बचे हैं एक छोटे से खाते में। मैं चाहती हूँ कि वो लालच में हाथ बढ़ाए औरों की हाथ पकड़ने की बजाय। नेहा चुप रही, फिर बोली, सविता जी आप बहुत कठोर हो गई हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मजबूरी में कर रही हूँ। राजीव के मरने के बाद उसके भाई ने भी मुझे तो इंश्योरेंस हड़पने की कोशिश की थी। ऐसे आदमी मुझे नहीं चाहिए। बस यही उम्मीद थी कि मेरी बेटी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। उस रात मैंने नकली कागज अपने टेबल पर छोड़ दिए, पर्दे खुले, लाइट जलती हुई। अगर प्रिया या रोहित मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं झांक रहे थे तो उन्हें शायद वो दिखता नहीं जो मैं चाहती थी। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन सुबह बैंक से कॉल आया। मिस्टर शर्मा, अधिकारी मैं बोल रहा हूँ बैंक से, आपके पुराने खाते में लॉगिन की कोशिश हुई। बैलेंस छोटा है लेकिन संदिग्ध लगा। सविता देवी आपका मायके वाले सरनेम शायद इसी से, यही लोग से जानते होंगे ना आपके आपके पति, और आपकी बेटी भी शायद जानती होंगी। ये सुनती मेरी उंगलियां ठंडी हो गई। किस डिवाइस से? आपकी बेटी प्रिया के नाम दर्ज है ये टैबलेट, उसी से। लोकेशन सुशांत लोग। मैंने आंखें मूंद दी। तो ये सच था, रोहित खुद कर रहा था और प्रिया ने ये चुपचाप मदद की और आंख मूंद कर चाबी थमा दी। कॉल खत्म करके मैं कुर्सी पर बैठ गई। कमरा जैसे सख्त चुप्पी से भर गया। नकली चारा उन्होंने निगल लिया था और अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा था। लेकिन उसी खामोशी में एक और सच मेरे भीतर उतर गया। ये पैसों की लड़ाई से आगे बढ़ चुकी है। यह अब नियंत्रण की लड़ाई है। एक आदमी जो मुझसे खोखला करना चाहता था, एक बेटी जो मोहब्बत के अंधेपन में उसे देख नहीं पा रही थी। मैंने फिर नेहा को फोन लगाया। इस बार मेरी आवाज अडिग थी। वे जाल में फंस गए हैं, मैंने कहा। अब अगला कदम शुरू करते हैं। और बरसों बाद मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि जब प्रिया और रोहित अगली बार मेरे सामने आएंगे तो बस मैं वो बेबस मां नहीं रहूंगी जो वो समझते हैं। मैं खुद तूफान बनकर खड़ी रहूंगी। सुबह की धूप मेरी रसोई की टूटी फूटी टाइल्स पर पड़ी, वही टाइल्स जिन्हें मैं सालों तक अनदेखा किया था, क्योंकि मेरी सारी कमाई प्रिया के घर पर लगी रहती थी। आज मगर उनके दरारों को देखकर कोई अपराध बोध नहीं हुआ। मेरी दीवारें, मेरा छत भले ही जर्जर हो गई हो, पर मेरे अपने थे और अब मैं अपने लिए खड़ी होने की तैयार थी। सुबह 9 बजे नेहा कपूर आई। उसने हाथ में फोल्डर लिया था, चेहरे पर वही तेज आत्मविश्वास तो हमेशा मुझे प्रभावित करती थी उसकी। उसने टेबल पर कागज रखे। कुछ दिन पहले ही वकील आदित्य ने भी यही किया था, बस फर्क साफ था। उसने कागज मुझे खाली करने के लिए कहा था और नेहा के कागज मुझे हथियार देने के लिए। उसने कहा, सविता जी, मार्केट बहुत मजबूत है। सुशांत लोक में घर 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। आपका घर तुरंत बिक सकता है। अगर अभी शुरू करें तो खरीदार की लाइन लग जाएगी। देखो, एक काम चुपचाप करना है। मैंने सिर हिलाया। प्रिया और रोहित को तब तक पता न चले जब तक देर न हो जाए। नेहा ने पेन से लिस्टिंग फॉर्म पर तारीख भरी। तो कल से फोटो ले लेते हैं, नोटिस भी कानून तरीके से देंगे। बस आपको उनसे गुस्से के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 3 साल से तो उनके गुस्से से ही जी रही हूं मैंने कहा। अब पहली बार आपके फैसले के साथ जाऊंगी। उसी दोपहर प्रिया के मैसेज आने लगे। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं आप? प्लीज आप इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए माँ। रोहित कह रहा है कि आप ड्रामा कर रही हैं। समाज में आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए माँ। बस साइन कर दीजिए, अरे सब आसान हो जाएगा। और आखिर आखिर में अगर हमें सचमुच प्यार करती हैं आप तो ये साबित कीजिए और ये नाटक बंद कीजिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हर शब्द मुझे रटा रटाया जैसे कि रोहित ने उसे सिखाया। शाम को नेहा का फोन आया। सविता जी, मैंने आज ही एक खरीदार से बात की है। वो 1 करोड़ 5 लाख कैश देने को तैयार है। अगर सब सही किया तो आप बिना कर से सुरक्षित हो जाएंगी। सुरक्षित, ये शब्द सुनकर जैसे दिल कस गया, जैसे ये शब्द अब तक मेरा नहीं रहा हो। लेकिन तूफान अब भी खत्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सोच फिर से वकील होगा, पर इस बार रोहित खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। माँ प्लीज, माँ प्लीज, उसने शुरू किया। आरव और अनया के बारे में तो सोचिए। अगर घर गया तो उनको
तो उनको कहीं और रहना पड़ेगा, उनकी स्कूल कहीं और चली जाएगी, उनका स्कूल छूट जाएगा, दोस्तों से दूर हो जाएंगी वो। मैंने बात काट दिया। सोचो उन्हें क्या सीख मिली जब उन्होंने देखा होगा कि तुम और प्रिया अपनी दादी को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अरे बच्चे जल्दी सीखते हैं ये सब, वादा करता हूं। वादे, मैंने ठंडे स्वर में कहा। ना मेरे डॉक्टर की दवा खरीदते हैं और ना मेरे ब्रूजेस मिटाते हैं। और तुम्हारी पत्नी ने मुझे जिस दिन फर्श पे गिराया उसी दिन सारे वादे टूट गए। ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द कहे और बोले वो वहां से चला गया। उस रात में बरसों बाद पहली बार चैन की नींद ली, डर के बिना, क्योंकि फैसला हो चुका था। मेरा घर, मेरी गरिमा, मेरा भविष्य अब मेरे अपने थे। अगली सुबह नेहा कैमरा लेकर पहुंची। हम सुशांत लोग गए। मेरा दिल मरोड़ खा रहा था। वही घर जिसके लिए मैं कुर्बान किया सब कुछ बाहर से खुशहाल दिखता है। बच्चों की साइकिलें लॉन पर, नया पेंट रंग बिरंगे गमले पर, भीतर ये युद्ध भूमि से था। नेहा ने हर कोने से फोटो क्लिक किया था। ये प्रॉपर्टी तो हाथों हाथ जाएगी, उसने कहा। मैंने ऊपर की खिड़की में देखा। मुझे लगा जैसे प्रिया पर्दे के पीछे से झांक रही हो। शाम तक घर की लिस्टिंग लाइव हो गई। 3 दिन के अंदर ही नेहा ने फोन किया। सविता जी 3 ऑफर आ गए, 2 तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए आ गए। कीमत बहुत ऊपर है, तूफान जोर पकड़ चुका है। प्रिया का फोन अब गुहार में बदल गया। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है माँ? आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी माँ। माँ हमारा घर मत छीनिए। और फिर वही गुस्सा। अगर आपने बेचा तो बच्चों से मिलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरी हर वॉइस मेल सुना। आंखों में आंसू थे लेकिन रीढ़ सीधी थी। वो समझती थी कि धमकियां मुझे मोड़ देगी। उसे नहीं पता था कि अगर ये मुझे मजबूत कर रही थी और दृढ़ निश्चय लेने के लिए, उसे नहीं पता था कि ये मुझे और मजबूत कर रही थी। 7वें दिन नेहा का फोन आया। उसी आवाज में ठहराव था। सविता जी सबसे ऊपर पक्का हो गया, इस हफ्ते एग्रीमेंट साइन हो सकता है, उसके बाद आप जल्दी आजाद हो जाएंगी। आजाद, दूसरा शब्द जिसे मैंने बरसों से भुला दिया था। मैं खिड़की से बाहर देखी और मेरे छोटे से घर की दीवारों पर पूरा प्लास्टर झड़ रहा था। गमले टूटे हुए थे, फिर भी बरसों तक होठों पर मुस्कान आई थी। प्रिया सोचती थी कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर ढकेल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस धक्के से उसने मुझे मुक्त कर दिया। घर की लिस्टिंग लाइव होने के बाद 1 हफ्ता तक किसी आंधी के बीच खड़े होने के जैसा था। चारों तरफ से हवाएं चल रही थी, आवाजें चीख रही थी, लेकिन मैं स्थिर खड़ी थी। मेरा फोन युद्ध भूमि बन गया था। 30 मिस कॉल्स, 30 मिस कॉल और 50 में बदल गई, फिर 70 तक पहुंच गई। वॉइस मॉलक की बाढ़ आ गई। पहले प्रिया रोई, माँ प्लीज माँ ऐसा मत कीजिए माँ, आप हमें बर्बाद कर देंगी माँ। और ओवर आना आपको समझ ही नहीं आएगा, और क्यों उनका नानी घर क्यों बेच दी। फिर गुस्सा आया, आप स्वार्थी हैं, आप इतना कुछ सहा है, आप हमें समाज में शर्मिंदा करना चाहती है। और फिर वही धमकी, अगर आपने घर बेचा तो बच्चों को कभी मिलने नहीं दूंगी मैं आपको, कभी नहीं। हर एक संदेश में एक लहर सी थी। मुझसे टकराया, लेकिन मुझे डुबोने की बजाय उसने मुझे और मजबूत कर दिया, क्योंकि हर शब्द मुझे याद दिलाया कि मैं सही रास्ते पर हूं। एक शाम रोहित आया, शर्ट सलवटों से भरी, चेहरे पर थकान, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कि मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने आया हो। माँ प्लीज, माँ प्लीज, बस एक बार और सोच लीजिए माँ, उसने कहा। हम आपका पैसा लौटा देंगे माँ, धीरे धीरे शुरू करेंगे, मैं कसम खाता हूं माँ। प्रिया बहुत तनाव में, और उस दिन भी वो तनाव में थी। उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने बाहें मोड़ ली। रोहित, मैं प्रिया को सही गलत सिखाया था, उसने जानबूझकर किया। तनाव ना हिंसा को माफ करता, ना लालच को। उसकी नजर झुक गई। पल भर उसने मुझे और देखा। शायद उसमें मुझे दया आई, लेकिन दया मेरे बस की चीज नहीं थी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात बिस्तर पर लेटी तो पहली बार मुझे विचार साफ सुनाई देते थे। ये बदला नहीं है, ये मुझे बचाने का रास्ता है। 3 दिन बाद नेहा का फोन आया। सविता जी, एक गंभीर खरीदार मिला है, 1 करोड़ 10 लाख का ऑफर है, मांगी कीमत से ऊपर है, वो जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। मेरे हाथ कांपे डर नहीं थे, अंतिम निर्णय की ताकत से। लेकिन शायद प्रिया को आभास हो गया था। अगली सुबह वो बिना बताए मेरे घर पर आ पहुंची। चेहरा पीला, आंखें रोने से सूजी हुई। वो मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही थी, वो परछाई थी। बिना पूछे बैठ गई और बोल पड़ी,
माँ, माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं चुप रही, देखती रही। मैंने गलती कर दी माँ, मुझे उस दिन आपको धक्का नहीं देना चाहिए था माँ। मैं बस घिरा हुआ महसूस कर रही थी। माँ मुझे प्लीज माफ कर दीजिए माँ, हमें एक मौका दीजिए माँ, हम धीरे धीरे ईएमआई उठाएंगे, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करेंगे माँ, मैं वादा करती हूँ माँ। वादा मेरे कानों में राख की तरह गिरा, हल्का खोखला। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम वो सचमुच माफी मांगने आई हो? सच स्वीकार करने का कोई बहाना तो नहीं बनाने आई हो? फिर सन्नाटा छा गया, होठ कांपे। पर उसने कहा, माँ आप बढ़ा चढ़ा कर क्यों कह रही? अरे आप तो मुश्किल से गिरी, चोट कहीं नहीं लगी। मैंने बाल हटाकर उसे अपने माथे का निशान दिखाया। चोट लगी थी। उसकी आंखें पल भर डगमगाई, फिर सख्त हो गई। अरे आप ड्रामा कर रही थी, इतना भी बुरा नहीं था। और फिर वही असली चेहरा उसका सामने आने लगा, न पछतावा और न सच्ची माफी, बस चालाकी, लोमड़ी की तरह। एक और रूप में वो खड़ी हो गई। प्रिया, अब बस न ईएमआई और न कुर्बानियां, घर बिकेगा नहीं। वो भी खड़ी हो गई, उसकी आवाज कांप रही थी। अब पर शब्द चाकू की तरह थे। देखिए, अगर आपने ये सब किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बच्चों को भी कभी आपसे नहीं मिलने दूंगी, और मैं आपसे बच्चों को सिखाऊंगी आपसे नफरत करने के लिए। ये शब्द मेरे दिल में और तीर की तरह लगे, पर मैंने उसे अपनी चोट नहीं दिखाई। दरवाजा खोला और कहा, जाओ प्रिया प्लीज। और वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। दरवाजा इतने जोर से पटका कि चौखट हिल गई। मैं दीवार से टिक गई, दिल धड़क रहा था। यह आखिरी इम्तिहान था, और वो असफल रही। उस शाम नेहा का फोन आया, सविता जी खरीदार तैयार है, अगर आप साइन करें तो डील कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। मैंने धीरे से कहा, कर दो। और उसी पल प्रिया के घर से मेरी आखिरी रिश्ता टूट गया। लेकिन मुझे पता था, तूफान अभी भी थमा नहीं है। प्रिया और रोहित इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे क्लॉक करेंगे, गिल्ट देंगे, धमकी देंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह अपराध बोध का मुंह पर कोई असर नहीं है। मैं अब आजाद हूं, और आजादी की कोई कीमत नहीं होती। कागजी काम लगभग पूरा हो चुका था। नेहा ने शुक्रवार को खरीदार के साथ साइनिंग तय कर दी। रविवार तक सुशांत लोक पर वो घर अब वो मेरा नहीं रहेगा, ना ही मेरा हक रहेगा। बरसों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन ठोस हो गई। लेकिन तूफान इतनी आसानी से नहीं था। बुधवार की सुबह एक कुरियर आया। लिफाफर से दिल्ली से एक बड़े लॉ फॉर्म का नाम छपा था। अंदर कानूनी नोटिस था। प्रिया और रोहित ने दावा किया था कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूं, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, और घर को मेरी इजाजत के बिना बेचना गलत होगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी मैं उन शब्दों को पढ़ रही थी, जो किसी भी धक्के से ज्यादा गहरे लगे। मेरी अपनी बेटी मुझे पागल साबित कर रही थी, और मेरा घर छीनना चाहती थी। मैंने तुरंत नेहा को फोन किया। उसकी आवाज शांत और मजबूत थी। वो डराने की चाल थी। ये डराने की चाल है सविता जी, कानून में इनकी कोई औकात नहीं है। घर आपके नाम का है, बस वो समय खींचना चाह रहे हैं। फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था कि प्रिया और रोहित की यही उम्मीद थी कि मैं थक जाऊं, डर जाऊं और हार मान लूं, और घर उनके नाम कर दूं। शाम होते ही प्रिया फिर मेरे घर आई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज तनी हुई। आप ऐसा कैसे कर सकती है माँ, आप कैसी माँ हैं? उसने कहा, पीठ पीछे घर बेच दिया। अरे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने उसकी ओर देखा। वही लड़की जिसे कभी मैं साइकिल पर स्कूल छोड़कर आती थी। लोग यही कहेंगे कि मैंने आखिरकार मूर्खता छोड़ दी। उसका चेहरा लाल हो गया सुनते ही। आप बीमार हैं, आपको मदद की जरूरत है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है माँ, इसलिए हम वकील के पास गए। आप सही सोच नहीं पा रही हैं। मैं उसके करीब गई। प्रिया, बरसों में ना मैं पहली बार साफ सोच रही हूँ, और पहली बार मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप पछताएंगी। अरे आप अकेली मरेंगी, और अपने पोते पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी। आप मरते वक्त आपको कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं होगा। अरे आपको कोई अग्नि भी देने वाला नहीं होगा। ये शब्द चाकू की तरह चुभ लगे। मेरे पलक अब नहीं झप गए। झूठ के बीच घिर से रहने से बेहतर है सच में मैं अकेली रहूं। वो दरवाजा पटक कर चली गई। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। झूठ के बीच घिरे रहने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। अगले दिन नेहा मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस गई। खरीदारों ने मुस्कुराते हुए दस्तावेजों पर साइन किए। मैंने भी कलम उठाई और आखिरी पन्नों पर मैंने साइन कर दिया।
अब उसी पल से वो घर मेरा नहीं रहा। मैंने सोचा कि दुख का सैलाब उमड़ पड़ेगा, लेकिन जो आया वो हल्कापन था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। मेरी आंखें नम सी हो गई, मेरी सांसें गहरी हुई, मैं मुक्त थी। रात को रोहित का मैसेज आया, यह खत्म नहीं हुआ है, आपको पछताना पड़ेगा। मैंने फोन रख दिया। बिना जवाब दिए सुबह सूरज उगा। मैं खिड़की पर बैठी, हाथ में चाय, बाहर चिड़चिड़ाते हुए शहर की हलचल। मैं खुद को फुसफुसा कर कहा, नहीं रोहित, यह खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया। बरसों तक मैंने समझा कर प्यार का मतलब कि बिना शर्त होता है और बिना शर्त देना होता है। मैंने सोचा माँ होने का मतलब बताया कि अंतहीन बलिदान, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, सम्मान के बिना प्यार प्यार नहीं, गुलामी होता है। और अब मैं कभी गुलाम नहीं बनूंगी। अगर आप मेरी तरह मानते हैं कि सीमाएं जरूरी है, तो आप भी ऐसे ही कदम उठाइए। लेकिन क्या मैंने सही किया या गलत किया, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस कहानी को शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस शहर को कैसे देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रिवेंज या फॉरगिव, इस एपिसोड में क्या था, ये इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और प्लीज ये बताइए कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।